सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं एसएससी एमटीएस का टॉप 50 जीके जीएस का जो प्रीवियस ईयर सेट है ये आपके लेकर आई हूँ। और गाइज ये आपको मैं बता दूं कि ये आपका जो है ये रिवीजन क्लास होगा गाइज। तो प्लीज इसे रिवीजन करना है और इस 50 क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। और प्लीज गाइज इसमें मैं सारी चीजों को क्लियर आउट करूंगी, तो अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज उसको चीजों को नोट करिए और उसको रिवीजन करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए इस एसएससी एमटीएस के टॉप 50 जीके जीएस के प्रीवियस ईयर सेट का जो आपका आज का है रिवीजन क्लास, तो उसका हमारा पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि अमलानंद घोष ने निम्नलिखित में से डैश की खोज की थी। तो बताइए अमलानंद घोष जो है वो निम्नलिखित में से किसकी खोज की है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा या ऑप्शन डी लोथल। सबसे पहले बात करते हैं गाइस हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा की खोज जो है वो किसने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए गाइस कि हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ये आपको पता होना चाहिए कि किसने की थी गाइस हड़प्पा की खोज। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और इन्होंने जो है हड़प्पा की खोज कब की थी गाइस, तो 1921 में जो है इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे। तो आपको पता होना चाहिए गाइस कि हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी के तट पर है। ये कहाँ है गाइस, रावी नदी के तट पर आपका कौन सा है गाइस, तो रावी नदी के तट पर जो है ये आपका हड़प्पा है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बात करते हैं गाइस अमलानंद घोष की। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अमलानंद घोष ने जो है वो किसकी खोज की थी। तो अमलानंद घोष ने गाइस वो कालीबंगा की खोज की थी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा की खोज जो है वो किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज जो है वो अमलानंद घोष ने की थी। उसके बाद आपको बताना है कि अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज कब की थी गाइस, तो 1953 में जो है अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बताना है कि कालीबंगा जो है वो किस नदी के किनारे है गाइस, ये आपको बताइए। तो कालीबंगा जो है ये किस नदी के किनारे है गाइस, तो कालीबंगा जो है ये आपके घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे। और ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ देता है कौन सी नदी के किनारे, या कभी मिलान करने के लिए दे देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आपको बताना है कि कालीबंगा से जो है वो क्या क्या मिले थे। तो आपको याद रखना है कि 7 जो है हवन कुंड मिले थे, वो कहाँ से मिले थे गए। तो आपको याद रखना है कि 7 हवन कुंड जो है ये कहाँ से मिले, कालीबंगा से। और ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कालीबंगा से क्या मिला था गए, 7 हवन कुंड मिले थे। उसके बाद जो है ऊंट की हड्डी, ऊंट की जो हड्डी है वो कहाँ से मिली है, तो ऊंट की जो हड्डी है ये भी आपको जो है कालीबंगा से मिली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऊंट की हड्डी कहाँ से मिली थी, तो ऊंट की जो हड्डी है ये आपके कालीबंगा से मिली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस लोथल के। तो लोथल के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको बता दो कि लोथल जो है वो किस नदी के किनारे है। तो आपको याद रखना है लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के किनारे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न है गाइस कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित। उसके बाद बताना है कि लोथल की जो खोज है वो किसने की थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि लोथल की जो खोज की थी गाइस वो रंगनाथ राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी, तो रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। और इसकी जो खोज की थी वो कब की थी, तो इसकी भी खोज हुई थी गाइस 1953 में ही इसकी खोज हुई थी। और ये किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोथल के बारे में आपको इतना चीज याद होना चाहिए। और यहाँ से अगर पूछा जाए कि यहाँ से जो है वो क्या मिला था, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है युगल सावधान। युगल सावधान जो है वो कहाँ से मिला गया, यहाँ से बहुत सारी चीजें मिली गई, लेकिन युगल सावधान के बारे में पूछता ही है कि युगल सावधान जो है वो कहाँ से मिला, किस हड़प्पा कालीन स्थल से। तो आपको याद रखना है कि युगल सावधान जो है वो आपको लोथल से मिला, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस धौलावीरा की। तो धौलावीरा की खोज जो है वो किसने की थी, तो ये आपको लिख लेना है। धौलावीरा की जो खोज की थी वो जगपति जोशी जी ने की थी। जगपति जोशी ने किसकी खोज की थी गाइस, तो ये आपको याद रखना है जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज की थी। उसके बाद आपको याद रखना है जगपति जोशी जी ने धौलावीरा की खोज कब की थी, तो ये आपको याद रखना है गाइस इन्होंने खोज की थी वो 1967 में इसकी खोज की थी, यानी कि 1967 में इसकी खोज की।
उसके बाद धौलावीरा से आपको एक चीज है गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है आपको कि उन्नत जल प्रणाली का पता जो है वो कहाँ से चला है गाइस। तो ये आपको याद रखना है कि उन्नत जल प्रणाली का पता जो चलता है वो गाइस धौलावीरा से चलता है, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उन्नत जल प्रणाली का पता जो है वो कहाँ से चला है। तो उन्नत जल प्रणाली का पता जो है ये आपके धौलावीरा से चला है। तो ये गाइस यहाँ पे मैं जितनी भी चीज हड़प्पा के बारे में, कालीबंगा के बारे में, लोथल के बारे में और धौलावीरा के बारे में लिखी हूँ, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो आपको बताना है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप किस तरीके से अंतर पाएंगे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी केंद्रक या ऑप्शन डी कोशिका द्रव्य। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोशिका भित्ति से आप पता कर पाएंगे कि कौन सा जो है वो आपका पादप कोशिका है और कौन सा जो है ये आपका जंतु कोशिका है। आप पिक्चर में देख सकते हैं गाइस, ये आपका जो है ये आपका कौन सा कोशिका है। तो ये जो है आप पिक्चर इसका देख सकते हैं गाइस, ये जो है ये आपका पादप कोशिका, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका कौन सा है गाइस, ये आपका पादप कोशिका। और जंतु कोशिका का डायग्राम कैसा होता है, तो ये जो है आप जो येलो कलर का आप दिख रहे हैं गाइस, ये जो है ये आपका जंतु कोशिका है, यानी कि एनिमल सेल है, ठीक है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अगर आपको अंतर पता करना है तो ये आप कोशिका भित्ति के द्वारा पता करेंगे। और कोशिका भित्ति के द्वारा आप कैसे पता करेंगे, इस चीज को भी चलिए क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइस कोशिका झिल्ली की, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली में जो है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है पादप कोशिका भी उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या रखना है कि इसमें जो है ये पादप कोशिका प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या होता है, पादप कोशिका जो है ये प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है गाइस, पादप कोशिका प्रेजेंट होता है और जंतु कोशिका, इसमें जो है कोशिका झिल्ली में दोनों प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो है ये आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये प्रेजेंट इसमें कि पादप कोशिका कौन है और जंतु कोशिका कौन है, क्योंकि कोशिका झिल्ली में दोनों प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आप बात करते हैं गाइस कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो ये जो है ये किसमें होता है गाइस, ये पादप कोशिका में होता है, ठीक है। ये पादप कोशिका में जो है ये प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पी से प्रेजेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। और जंतु की बात करेगा इस, तो जंतु में है ना ये नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, जंतु में ये नहीं होता है कोशिका भित्ति। तो इसमें आपको जो है आप पता कर सकते हैं, जैसे कि अगर इसमें ये होगा कोशिका भित्ति जिसमें होगा ये आपका पादप कोशिका होगा। अगर कोशिका भित्ति में ये नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जंतु कोशिका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट नहीं होता है, कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद केंद्रक की बात करेगा तो केंद्रक को भी आपको ध्यान रखना है कि ये पादप में भी होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये पादप में भी होता है और किसमें, जंतु में भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों में होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पादप में भी होता है और जंतु में भी होता है। तो इसमें भी आप नहीं पता कर सकते। कोशिका अगर द्रव्य की बात करेगा इस, तो ये भी जो है ये भी पादप में भी होता है, ठीक है, ये पादप में भी होता है। उसके बाद बात करें जंतु, ये जंतु में भी होता है, ठीक है। तो इस तीनों से तो आप पता नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये दोनों होता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पादप में होता है और जंतु में नहीं होता। और गाइस आप ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति जो है वो किसमें उपस्थित होता है, पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में या दोनों में उपस्थित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप के भी आपके प्रश्न रहते हैं गाइस, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए इसको जो है आप याद रखिएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक और कोशिका द्रव जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किसमें उपस्थित होता है पादप कोशिका और किसमें नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में कौन सा युग्म जो है ये सही है। तो आपको बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जो है वो कौन सा युग्म सही है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में एक से अधिक गुण पाए जाते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रोकैरियोटिक में जो है वो लैंगिक जनन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में अगर कुछ चेंजेस कर देंगे तो ये सारी चीजें सही हो जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए
कि प्रोकैरियोटिक में जो है वो कोशिका भित्ति यहाँ पे जो आपको बोला है कि मोटी हो जाती है, तो ये मोटी नहीं होती। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कोशिका भित्ति मोटी की जगह पे क्या होती है गाइस, मोटी की जगह पे आपको याद रखना है कि ये पतली होती है। कोशिका भित्ति क्या होती है प्रोकैरियोटिक में, पतली होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है, तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है गाइस, प्रोकैरियोटिक में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। आपका तीसरा जो बोला था कि प्रोकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये गलत है गाइस। ठीक है, ये टोटली गलत है। प्रोकैरियोटिक में है ना सिर्फ एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है कि कितना, एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं गाइस, एक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर चारों करेक्ट आंसर होगा तो जो इसको करेक्ट करके मैं बता दी, ये इस तरीके से करेक्ट होता। तो इसमें से कोई भी लाइन होता, जरूरी नहीं प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन होता है या नहीं होता, यही आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है इस चारों में। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति पतली होती है। दूसरा आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आपको प्रोकैरियोटिक के बारे में लिखना है कि प्रोकैरियोटिक में समसूत्री कोशिका का विभाजन नहीं होता है, और प्रोकैरियोटिक में जो है वो एक ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक से अधिक नहीं पाए जाते, यानी कि एक ही पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा है। तो आपको बताना है कि खानवा और घाघरा का युद्ध जो है वो किस मुगल शासक ने लड़ा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, या ऑप्शन डी अकबर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाबर। और आपको बताना है सबसे जरूरी चीज बाबर के बारे में, आपको जो है कुछ फैक्ट आपको नोट करना है जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो सबसे पहले आपको बाबर का कार्यकाल, तो बाबर का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था ये आपको बताना है। तो बाबर का कार्यकाल था गाइस 1526 से लेकर 1530 तक था इसका कार्यकाल, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने टोटल कितने वर्ष शासन किया था गाइस, तो इन्होंने टोटल जो है ये 4 वर्ष शासन किया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है इन्होंने 4 वर्ष में जो है इनके प्रमुख जो है वो कुछ युद्ध जो लड़े गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इन्होंने जो सबसे पहले युद्ध लड़ा था वो किस चीज का युद्ध लड़ा था। तो इन्होंने सबसे पहले युद्ध लड़ा था 1526 में। ठीक है, पहला युद्ध इन्होंने कब लड़ा था गाइस, तो पहला युद्ध इन्होंने 1526 में लड़ा था, जिस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं गाइस, पानीपत। पानीपत के युद्ध से हम जानते हैं इस युद्ध को, कि आपको ये पता होना चाहिए, जो बहुत लोगों को पता भी होगा। तो पानीपत की प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था गाइस, 1526 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो युद्ध हुआ था ये किन के बीच लड़ा गया था, तो ये बाबर के बीच लड़ा गया था पहला, और दूसरा आपको याद रखना है ये बाबर के बीच लड़ा गया था, और दूसरा किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा आपको किसके बीच लड़ा गया था ये युद्ध, तो ये युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें जो है इसमें भी ये चारों युद्ध में जो है ये कौन पराजित होता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर बाबर से रिलेटेड कोई भी युद्ध हो तो आपको पता होना चाहिए कि इन चारों युद्ध में जो है कौन जीता था, तो चारों युद्ध में जो है ये बाबर जीता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जीत बाबर की हुई थी 4 युद्ध में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 4 युद्ध में किसकी जीत हुई थी, बाबर की हुई थी। और सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। ठीक है, इन्होंने जब पानीपत की लड़ाई लड़ी थी उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था वो किस चीज का युद्ध हुआ था गाइस, खानवा का युद्ध। ठीक है, तो खानवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो खानवा का युद्ध हुआ था गाइस 1527 में। जो इन्होंने किसका युद्ध लड़ा था गाइस, आपको ध्यान रखना है 1527 में इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था। और यह युद्ध जो है ये किन के बीच हुआ था, तो ये बाबर के बीच हुआ था, और दूसरा जो है ये राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, बाबर के बीच हुआ था और दूसरा किसके बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी किसकी जीत हुई थी गाइस, तो जीत जो हुई थी ये बाबर की हुई थी। और हारा कौन था गाइस, तो हारा था ये राणा सांगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका युद्ध युद्ध हुआ था ये दूसरा युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था 1527 में। ठीक है, उसके बाद है आपको तीसरा युद्ध नोट करना है गाइस। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो आपको सबको नोट करते चलना है। तो तीसरा युद्ध जो हुआ था वो बाबर का किसका हुआ था, तो तीसरा युद्ध हुआ था वो चंदेरी का युद्ध हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो युद्ध हुआ था वो किसका हुआ था गाइस, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। तो गाइस चंदेरी का युद्ध हुआ था ये 1528 में हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा था, चंदेरी का
का युद्ध हुआ था 1528 में। और ये किन के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध? तो ये मेदिनी राय के बीच हुआ था, ठीक है। ये बाबर और किसके बीच हुआ था गाइस? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था गाइस, ये हुआ था चंदेरी का युद्ध, जिसमें जो हार किसकी हुई थी गाइस? हार जो हुई थी ये हुई थी मेदिनी राय की, ठीक है। यानी कि मैं जो बोल रही हूँ कि इसमें जो चारों युद्ध हुआ था वो कौन जीता था? तो वो बाबर जीता था। इसमें हार किसकी हुई है गाइस? तो मेदिनी राय की हुई, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा युद्ध है। चौथा युद्ध जो है वो आपको किसका हुआ था? तो चौथा युद्ध है गाइस, आपको याद रखना है, चौथा जो युद्ध हुआ था वो घाघरा का युद्ध हुआ था। चौथा युद्ध किसका हुआ था गाइस? चौथा युद्ध जो है ये घाघरा का हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जगह नहीं, ठीक है। तो चौथा युद्ध जो हुआ था ये किसका हुआ था? घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और घाघरा का युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था गाइस? तो ये 1528 और 1529 में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था, और 1530 में जो बाबर की मृत्यु हो गई थी। तो 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, और ये जो घाघरा का युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था? तो ये घाघरा का युद्ध जो है वो 1529 में बाबर के साथ बाबर था, और दूसरा जो थे वो अफगानों के साथ। किसके साथ हुआ था गाइस? तो अफगानों के साथ ये युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है, जिसमें अफगानों की हार हुई थी। इसमें हार किसकी हुई थी गाइस? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो हार हुई थी ये अफगानों की हुई थी, ठीक ठीक है। तो बाबर का इन चारों युद्ध आपको याद रखना है कि इसमें हारा कौन था, जीता कौन था। जीतने से आपको तो एक चीज याद होना चाहिए, सब युद्ध में बाबर ने जीता था, लेकिन आपको पता होना चाहिए किन के बीच हुआ था और ये युद्ध कब हुआ। ये पूछता है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है इनमें से कौन सा है? तो आपको बताना है कि भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिम कार्बोनेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी बोर टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, या ऑप्शन डी नामदफा टाइगर रिजर्व। सो गाइस सबसे पहले जिम कार्बोनेट की बात करते हैं, तो ये जो है ये सबसे पुराना अगर पूछे आपसे कि सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो सबसे पुराना टाइगर रिजर्व जो है ये आपका जिम कार्बोनेट है। और अगर पूछे ये कहाँ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तराखंड में, ये आपका कहाँ है गाइस? उत्तराखंड में जो है ये आपका जिम कार्बोनेट है, और ये सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस बोर टाइगर रिजर्व की। बोर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि बोर टाइगर रिजर्व जो है ये आपका सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। और ये जो है ये कहाँ है ये भी आपको ध्यान रखना है, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो है ये कौन सा टाइगर रिजर्व है आपको याद रखना है? बोर टाइगर रिजर्व। और ये टाइगर रिजर्व जो है ये सबसे छोटा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस नागा अर्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये टाइगर रिजर्व जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है गाइस? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपका सबसे बड़ा है, और ये इसको पता होगा आपको कि ये कहाँ है, तो ये भी आप कमेंट करके बताना है, बताइए कि ये किस राज्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आपका कौन सा है, तो ये है नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये कहाँ है गाइस, तो ये जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये आपका कहाँ है गाइस? ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो पहला तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। अब बात करते हैं गाइस नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की। तो बताइए नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका कहाँ है? तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका कहाँ है गाइस? तो नामदफा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कहाँ है गाइस? ये आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से जो है ये जितना भी प्रश्न है इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा गया सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे पुराना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोंकण तट, ऑप्शन सी मालाबार तट, या ऑप्शन डी दीघा तट। सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे जो है इसका आंसर बताने से पहले आपको कुछ चीज समझना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि गाइस कि भारत का जो तटीय मैदान है आपको ध्यान रखना है। भारत का तटीय मैदान जो है वो कितने भागों में बटा है? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए कि कितने भागों में बटा है। जिन लोगों को भी पता है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत का जो तटीय मैदान है वो कितने भागों में बटा हुआ है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत का तटीय मैदान जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। ये कितने भागों में बटा हुआ है गाइस? दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें से आपका आता है, पहला आता है कौन सा भाग गाइस? पहला आता है आपका पश्चिमी तटीय भाग जो आता है ये आपका आता है पश्चिमी
पश्चिमी भाग आता है और दूसरा आपका आता है गाइस पूर्वी। ठीक है, तो पश्चिम में कौन कौन सा है और पूर्वी में कौन कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर पश्चिमी की बात करें गाइस, तो पश्चिमी में जो है ये आपका तीन जो है वो, इसको जो पश्चिमी को भी तीन भागों में बांटा गया, इसको भी कितने भागों में बांटा गया, इसको गाइस तीन भागों में बांटा गया, और इसको जो है पूर्वी को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो पश्चिमी का जो तीन भाग कौन कौन सा है ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पश्चिमी का काठियावाड़। काठियावाड़ आपको याद रखना है, ये जो है ये कहाँ का है गाइस, ये जो है आपका काठियावाड़। काठियावाड़ जो है ये आपका पश्चिमी तटीय की तरफ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पश्चिमी तटीय मैदान का भाग है काठियावाड़। दूसरा जो है ये आपका कोंकण है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका गाइस कौन है, दूसरा आपको याद रखना है कोंकण है। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा जो है मालाबार तट। मालाबार तट है, ये भी आपका पश्चिमी तटीय का है, तो ये भी आपको याद रखना है। मालाबार जो है ये कहाँ का भाग है, तो ये जो है ये आपका पश्चिमी का। ठीक है, तो मालाबार, मालाबार जो ये कहाँ का है गाइस, ये आपका, तो तीन हो गया जो कि आपका काठियावाड़ तट, दूसरा आपको याद रखना है कोंकण तट, और तीसरा आपको याद रखना है गाइस मालाबार तट। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया गाइस, ये आपका पश्चिमी वाला हो गया। पूर्वी की बात करें गाइस, तो पूर्वी को दो भागों में बांटा गया। तो पूर्वी को कितने भागों में बांटा गया गाइस, तो पूर्वी को जो है ये दो भागों में बांटा गया, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्वी को कितने भागों में बांटा गया है गाइस, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पूर्वी को जो है ये टोटल दो भागों में बांटा गया, और दो भाग कौन कौन से इसके, तो अगर पहले की बात करें गाइस, तो पहला जो है पूर्वी का वो है आपका कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो है ये कौन सा है, तो ये पूर्वी तटीय मैदान का भाग है। कौन सा गाइस आपको याद रखना है, कोरोमंडल। कोरोमंडल तट है, पहला हो गया, और दूसरा आपका कौन सा हो गया ये याद रखना है। पहला हो गया आपका गाइस कोरोमंडल तट, और दूसरा जो आपको याद रखना है गाइस उत्तरी सरकार। ये जो है ये आपका पूर्वी तटीय मैदानों का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका क्या हो गया गाइस, उत्तरी सरकार, और इसको नोट कर लीजिएगा गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये सारे प्रश्न प्लीज इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा गाइस, कोरोमंडल तट। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो बताइए कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन सी गोदावरी नदी पर, या ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि इससे लाभान्वित राज्य जो है ये कौन कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे जो है ये किन किन राज्यों को लाभ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कि लाभ वाले राज्य जो है वो कौन कौन से, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो सबसे पहला राज्य जो लाभान्वित राज्य में से कौन सा है, तो पहला आपको याद रखना है गुजरात। इनको याद रखना है कौन सा राज्य है गाइस, तो पहला आपको याद रखना है गुजरात। उसके बाद दूसरा आपको नाम याद रखना है किसका गाइस, महाराष्ट्र। दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा गाइस, महाराष्ट्र। तीसरा आपको याद रखना है गाइस महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा राज्य जिन्हें लाभ होता है इस परियोजना से, तो तीसरा आपका हो गया गाइस मध्य प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चौथा कमेंट करिए, बताइए चौथा कौन सा राज्य जिससे लाभ होता है। तो चौथा कौन सा राज्य जिससे लाभ होता है बताइए गाइस, कमेंट करिए। तो चौथा जो राज्य है गाइस मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, जगह नहीं है। तो चौथा आपको याद रखना है गाइस राजस्थान। चौथा कौन सा राज्य जिससे लाभ होता है गाइस, तो चौथा आपको याद रखना है राजस्थान, जिसे इन चारों राज्यों को गाइस लाभ होता है इस परियोजना से। तो इसको याद रखिएगा गाइस, कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसके बाद आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की गाइस, इसकी जो है ऊंचाई कितनी है। तो आपको बताना है कि सरदार सरोवर परियोजना की जो है ये ऊंचाई कितनी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसकी जो ऊंचाई है गाइस वो कितनी है, तो इसकी जो ऊंचाई है गाइस वो 138 मीटर है। कितना है गाइस, आपको ध्यान रखना है 138 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। कितना मीटर ऊंचाई है गाइस, 138 मीटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, अगर लंबाई पूछेगा तो 1210 मीटर इसकी लंबाई है। अगर लंबाई पूछता है गाइस, लंबाई लंबाई कितना है गाइस, तो इसका जो लंबाई है वो 1210 मीटर जो है इसका लंबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये किसके बारे में बात हो रहा है गाइस, ये सरदार परियोजना के बारे में। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि पद्म भूषण कुमुदिनी लखिया
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो बताइए कि पद्म भूषण जो कुमुदिनी लखिया है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुचिपुड़ी से, ऑप्शन बी भरतनाट्यम से, ऑप्शन सी सत्रिया से, या ऑप्शन डी कथक से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कथक से। कुमुदिनी लखिया जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको पद्म भूषण जो मिला वो कब मिला, ठीक है? यहाँ पे बोला भी हुआ है कि पद्म भूषण कुमुदिनी लखिया, तो कभी कभी पूछ देगा कि कुमुदिनी लखिया को पद्म भूषण कब मिला, तो डेटा इसका याद रखना है। तो 2010 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला। तो क्या याद रखिएगा गाइस कि 2010 में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, 2010 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला, ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि संगीत नाटक अकादमी, इन्हें दूसरा क्या मिला था गाइस? संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी जो है इन्हें कब मिला था ये भी पुरस्कार? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला था, नाटक अकादमी पुरस्कार, ये जो पुरस्कार मिला था गाइस ये कब मिला था? तो इसका भी डेटा आपको याद रखना है। ये जो पुरस्कार इन्हें मिला था गाइस, ये जो पुरस्कार मिला था इन्हें 1982 में जो है इन्हें ये पुरस्कार मिला था, संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इन्हें, उनके बाद आपको याद रखना है पद्मश्री, पद्मश्री भी इन्हें मिला हुआ है गाइस, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? इन्हें पद्मश्री भी मिला। और पद्मश्री इन्हें कब मिला गाइस? 1987 में इसे इन्हें जो है वो पद्मश्री अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सत्रिया जो है ये आपके किस राज्य का नृत्य है? तो आपको याद रखना है सत्रिया जो है ये आपके असम राज्य का नृत्य है, और ये सबसे नया नृत्य है, ये भी पता होगा। तो आपको बताना है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का है? तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का ये नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य। ये आपको ध्यान रखना है कहाँ का है गाइस? तमिलनाडु का, ये आपको ध्यान रखना है। कथक आपको बताना है, कथक बताइए कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का आपका जो है वो कथक है। कथक कहाँ का है गाइस? आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का जो है ये आपका कथक है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो ये कहाँ का है? तो आपको याद रखना है गाइस कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का, ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी जो है ये आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से इतना क्वेश्चन जो है ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो आपको बताना है कि तीन तत्व कौन सा है जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, सल्फर और सोडियम। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है गाइस सोडियम, पोटेशियम और सल्फर। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है गाइस नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है नाइट्रोजन, कैल्शियम और सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस जो है ये तीन तत्व ऐसा है जिनका रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग होता है। और इसका उपयोग होने से किसको क्या फायदा होता है ये आपको भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, जिसे हम नाइट्रोजन को गाइस एन से डिनोट करें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये नाइट्रोजन की बात हो रही। तो नाइट्रोजन से क्या फायदा होता है आपको ये बताना है। तो पौधों की जो वृद्धि और पत्तियों का जो विकास होता है ये किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। तो पौधों में वृद्धि, ये मैं थोड़ा सा लिख रही हूँ, इसको नोट आप कर लीजिएगा। पौधों में जो वृद्धि होती है आप ध्यान रखिएगा, पौधों में वृद्धि होगी या फिर विकास होगा पत्तियों में, ये सब किसकी वजह से होगा गाइस? पौधों में वृद्धि और पत्तियों में जो विकास होगा ये नाइट्रोजन की वजह से होगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पौधों में वृद्धि और पत्तियों का विकास ये सब किसकी वजह से होगा गाइस? ये नाइट्रोजन की वजह से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए जो है इसका उपयोग सर्वाधिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइस नाइट्रोजन के बाद अब हम बात करेंगे गाइस पोटेशियम की, ठीक है। तो पोटेशियम को हम किस चीज से डिनोट करते हैं गाइस बताइए? तो पोटेशियम को हम करते हैं गाइस के से। के से हम किसको डिनोट करते हैं गाइस? के से जो है वो हम पोटेशियम को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। के से जो है ये आपका किसको डिनोट कर रहे हैं गाइस? पोटेशियम को, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या काम होता है? ये जड़ों, ये जो है पौधों के जो है रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करता है गाइस? ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, आपको ये याद रखना है। पोटेशियम का क्या कार्य होता है गाइस? ये रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
ये इसका काम होता है, किसका गाइस? ये पोटेशियम का काम होता है, इसकी क्षमता को बढ़ाना। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पोटेशियम का जो है ये क्या काम होता है रासायनिक उर्वरक में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है ये सब नोट कर लीजिएगा गाइस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके बाद फास्फोरस, बताइए फास्फोरस को जो है वो किससे डिनोट करते हैं गाइस? तो फास्फोरस को जो डिनोट करते हैं गाइस, वो हम करते हैं पी से। पी से हम किसको डिनोट करते हैं गाइस? पी से हम फास्फोरस को करते हैं। तो फास्फोरस के बारे में बताइए, इसका क्या काम होता है? जड़ों का जो विकास होता है या फूलों और फलों में जो उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ये किसकी वजह से होता है गाइस? फास्फोरस की वजह से होता है। तो इसका हम यहाँ पे आप इसका लिख लीजिए, जड़ों में विकास जो होता है वो किसकी वजह से? फास्फोरस की वजह से। तो एक पेड़ को या किसी भी चीज को बढ़ने के लिए इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है, इसी वजह से इन तीन तत्व का जो है ये सबसे ज्यादा जो है उपयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि पौधों में वृद्धि और पत्तियों का जो विकास होगा वो नाइट्रोजन की वजह से होगा। ठीक, उसके बाद है आपको पेड़ को बचाने के लिए क्या होगा गाइस? रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो बढ़ाता है वो कौन बढ़ाता है? ये आपका पोटेशियम बढ़ाता है। और जो जड़ों में जो विकास होगा वो किसकी वजह से होगा? फास्फोरस की वजह से। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखिएगा गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इनमें से किस नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है? तो बताइए, यहाँ पे आपको बताना है कि रंजीत सागर बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंबल नदी पर, ऑप्शन बी महानदी पर, ऑप्शन सी सोन नदी पर, या ऑप्शन डी रावी नदी पर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रंजीत सागर बांध जो है ये आपका रावी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रावी नदी आपका गाइस किस राज्य में, ये आपको पता होना चाहिए। तो रावी नदी जो है गाइस ये आपका पंजाब में, ये कहाँ है गाइस? ये आपका पंजाब में है, ये आपको ध्यान रखना है। महानदी पर जो है गैस कौन सा बांध है ये आपको बताना है। तो आपका हीराकुंड बांध जो है, जो आपके उड़ीसा में, ठीक है, आपको पता होगा कि हीराकुंड बांध आपका कहाँ है गैस? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका उड़ीसा में, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस नदी पर है गैस? तो ये महानदी पर है। हीराकुंड बांध आपका किस राज्य में, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं उनको पता होना चाहिए गैस कि हीराकुंड बांध आपका कहाँ है गैस? तो हीराकुंड बांध जो है गैस ये आपका उड़ीसा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ है गैस? ये आपका उड़ीसा में है। उसके बाद बताना गाइस चंबल नदी पर, चंबल नदी पर आपका कौन सा बांध है? तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि चंबल नदी पर जो आपका बांध है वो आपका गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध जो है गाइस ये आपका कहाँ है गाइस? तो आपको याद रखना पड़ेगा, गांधी सागर बांध जो है ये आपका चंबल नदी पर है। तो ये बांध से रिलेटेड भी आपको एक प्रश्न रहता है गाइस, तो इसको नोट करिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लावनी इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है? तो बताइए लावनी जो है ये किस राज्य की लोक कला नृत्य है? और लावनी जो है ये किस तरीके का डांस होता है गाइस? आप पिक्चर में देख सकते हैं। फिर भी आपको मैं हिंट दे देती हूँ, जो आपका जो बाजीराव मस्तानी जो मूवी था, जिसमें दीपिका पादुकोण और जो प्रियंका चोपड़ा जो डांस की थी पिंगा कपौड़ी पे, वो जो आपको डांस था गाइस वो लावनी ही डांस उसे कहते हैं। तो उस टाइप का जो डांस होता है गाइस उसे लावनी डांस कहते हैं। ठीक है, तो बताइए जो ये है किस राज्य की है प्रमुख लोक कला नृत्य शैली? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश की, ऑप्शन सी असम की, या ऑप्शन डी उत्तराखंड की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लावनी जो है इनमें से किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है? महाराष्ट्र की। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि महाराष्ट्र की और कौन कौन सी लोक कला नृत्य शैली जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको एक और नाम याद रखना है, तमाशा। तमाशा जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है? ये आपके जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद लावनी जो है ये भी आपका महाराष्ट्र का है। उसके बाद आपका हो गया पोवारा। पोवारा जो है गाइस ये आपका कहाँ का है? तो आपको याद रखना है गाइस पोवारा कहाँ का है। तो पोवारा जो है ये आपके महाराष्ट्र का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस दही कला। दही कला जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली? तो ये भी आपको याद रखना है गाइस कि दही कला जो है ये भी आपके महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको महाराष्ट्र का याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस उत्तराखंड की। उत्तराखंड की भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का आपको नोट करना है। पांडव नृत्य, पांडव नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइस? तो आपको याद रखना है पांडव नृत्य जो है ये आपके उत्तराखंड का है। ठीक है, पांडव नृत्य कहाँ का है गाइस? तो ये आपके उत्तराखंड का है। उसके बाद बात करते हैं गाइस छोलिया। छोलिया जो है ये कहाँ का है गाइस? तो छोलिया जो है ये भी आपके उत्तराखंड का है, ये आपको ध्यान रखना है। छोलिया कहाँ का है गाइस? तो छोलिया भी आपके उत्तराखंड का है। उसके बाद आपको याद रखना है झोरा। झोरा जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है? तो झोरा जो है ये आपके उत्तराखंड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है थरिया। थरिया जो है ये किस राज्य का है गाइस? तो थरिया भी जो है ये आपके
उत्तराखंड का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड से आपको इतना याद रखना है गाइस। उसके बाद आप बताना गाइस मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का जो सबसे है पंडवानी, पंडवानी जो है ये कहाँ का नृत्य है गाइस, तो ये आपको याद रखना है गाइस कि पंडवानी जो है ये कहाँ का है, तो पंडवानी गाइस, पंडवानी नृत्य किस कहाँ का है, तो पंडवानी नृत्य जो है ये आपके मध्य प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है गाइस, ये परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको बता देगा इस मटकी, मटकी जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मटकी जो है ये भी आपके जो है ये मध्य प्रदेश का है। मटकी के बाद आपको याद रखना है जवारा, जवारा जो है ये किस राज्य का लोक कला नृत्य है, तो जवारा भी जो गाइज है ये आपके मध्य प्रदेश का, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइज जवारा के बाद आपको एक और नृत्य जो है कर्मा, कर्मा नृत्य जो है ये कहाँ का है गाइज, तो आपको ध्यान रखना है कर्मा जो है ये भी आपके जो है मध्य प्रदेश का, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको बताना है कि पहली बार जो है वो परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1951 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1956 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1952 में। तो सबसे पहले परिसीमन आयोग के बारे में गठन की बात करते गए, तो अब तक परिसीमन आयोग का कितनी बार गठन हो चुका है, तो अब तक परिसीमन आयोग का टोटल 4 बार गठन हो चुका है। कितनी बार गठन हो चुका है गाइस, तो टोटल 4 बार जो है परिसीमन आयोग का गठन हुआ है। और कौन कौन सा है आपको याद रखना है। तो पहली बार जो इसका गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, जो कि आपका प्रश्न था कि पहली बार जो है ये गठन कब हुआ था, तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है। तो 1952 में जो इसका गठन हुआ था पहली बार। दूसरी बार जो इसका गठन हुआ था परिसीमन आयोग का 1962 में जो है दूसरी बार इसका गठन हुआ था। उसके बाद आपको याद रखना है तीसरी बार, तीसरी बार जो है परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ था, तो तीसरी बार हुआ था गाइस 1972 में जो है इसका गठन हुआ था। और उसके बाद आपको याद रखना है चौथी बार, चौथी बार जो इसका गठन हुआ था ये 2002 में हुआ था परिसीमन आयोग का, यानी कि टोटल 4 बार गठन हुआ और चारों डेट ये। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि तीसरी बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ या चौथी बार परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ, तो इस चारों को नोट कर लीजिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद जो है परिसीमन आयोग के गठन के बारे में जो है ये किस अनुच्छेद के तहत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताइए कि परिसीमन, अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि परिसीमन आयोग का जो है गठन के बारे में है वो संविधान के किस अनुच्छेद में। बहुत आदमी को बता सकती है कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसका आंसर। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 में, यानी कि अनुच्छेद 82 में जो है ये परिसीमन आयोग के गठन के बारे में कहा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो बताइए स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते गए, आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा हवाई अड्डा है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में गए, तो आपको याद रखना है कि जो विजयवाड़ा हवाई अड्डा है ये आपके आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो इसको आपको नोट कर लेना है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा कहाँ गए, आपको याद रखना है कि विजयवाड़ा हवाई अड्डा जो है ये आपके आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा हवाई अड्डा, तो ये विजयवाड़ा हवाई अड्डा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो है वो 2 हवाई अड्डा जो बहुत प्रसिद्ध है। पहला है आपका चौधरी चरण सिंह जो की है आपका ये लखनऊ में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कहाँ है गए, तो चौधरी चरण सिंह जो है ये आपके लखनऊ में है। और उसके बाद दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा आपका कौन सा गैस, दूसरा जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा जो ये कहाँ है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, ठीक है। लेकिन ये दोनों कहाँ पड़ता है गैस, तो दोनों ही उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन आपको याद रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और जो चौधरी चरण सिंह है ये कहाँ गए, ये लखनऊ में, ठीक है। तो इसको मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ये याद रखिएगा कि ये कहाँ है गए, ये लखनऊ में, ठीक है। और जो आपका लाल बहादुर शास्त्री है ये आपका कहाँ है गए, तो ये आपको याद रखना है ये आपका जो है ये वाराणसी में, ये उत्तर प्रदेश के कहाँ है गए, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कौन सा हवाई अड्डा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद महाराष्ट्र की बात करें गाइस, तो महाराष्ट्र में आपका कौन सा हवाई अड्डा है? तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये कहाँ है गाइस? तो औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, औरंगाबाद कहाँ है गाइस? तो औरंगाबाद हवाई अड्डा जो है ये आपका महाराष्ट्र में, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ कौन सा हवाई अड्डा है गाइस? औरंगाबाद हवाई अड्डा, ये आपका कहाँ है गाइस? ये महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए किस भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए जो है वो भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। तो बताइए कौन से राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्ञानी जैल सिंह ने, ऑप्शन बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या ऑप्शन डी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। सो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ज्ञानी जैल सिंह ने जो है वो डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए जो है वो भारतीय राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का, और पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। और ये जो राष्ट्रपति थे ये कौन थे गाइस? ये सिख थे। तो ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये भी आपको नोट कर लेना है कि पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे गाइस? तो ये पहले जो है ये एक सिख राष्ट्रपति है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कौन से राष्ट्रपति है? तो ये पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल के बारे में बात करेंगे कि ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल जो था वो कब से कब तक था, ये भी आपको याद कर लेना गाइस। तो 1982 से लेकर 1987 तक जो था वो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था। ये कब था गाइस? 1982 से लेकर, ठीक है। इनका कार्यकाल आपको याद कर लेना है, 1982 से लेकर 1987 तक था इनका कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैमे राष्ट्रपति थे, ये आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद बात करेंगे गाइस शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था गाइस? तो शंकर दयाल शर्मा का जो था वो 1992 से लेकर 1997 तक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1992 से लेकर 1997 तक था, ये किनका कार्यकाल था गाइस? तो ये शंकर दयाल शर्मा का कार्यकाल था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये हमारे कौन थे गाइस? ये हमारे पहले राष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति कौन थे गाइस? तो पहले राष्ट्रपति जो थे ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। और बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो इनका जो कार्यकाल था जिसको आपको नोट कर लेना है, इनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962। इनका कार्यकाल कब था गाइस? 1950 से लेकर के 1950 से लेकर के 1962 तक था इनका कार्यकाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उनके बाद जाकिर हुसैन की बात करते हैं, ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्या थे गाइस? ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। पहले सिख जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे गाइस? तो वो थे ज्ञानी जैल सिंह। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है गाइस? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो वो थे जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था, कार्यकाल आपको सबको याद कर लेना गाइस, ये आपको नोट कर लेना। तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल था 1967 से लेकर 1969, यानी कि 1967 से लेकर इनका कार्यकाल था, 1967 से लेकर 1969 जो इनका कार्यकाल था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये तीसरेवें राष्ट्रपति थे, यानी कि ये थर्ड नंबर पे थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे ये कैमे राष्ट्रपति थे गए। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है ये आपके 9वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ज्ञानी जैल सिंह थे ये जो थे ये कैमे राष्ट्रपति थे गए। तो ज्ञानी जैल सिंह थे जो ये आपके 7वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि किस समस्थानी का उपयोग चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। तो चट्टानों की आयु जो ज्ञात करते हैं वो किस समस्थानी का उपयोग करके? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोटेशियम 40, ऑप्शन बी कार्बन 40, ऑप्शन सी यूरेनियम 238, या ऑप्शन डी कोबाल्ट 60। तो आपको बताना है कि इसमें चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यूरेनियम 238 के तहत जो है इससे हम चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करना है गाइस कि कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 में क्या होता है गाइस? तो इसमें जो क्या होता है कैंसर का उपचार, कैंसर का उपचार जो है वो किस में होता है गाइस? तो कोबाल्ट 60 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी आपको याद रखना है गाइस, कैंसर का उपचार किस में होता है गाइस? तो कैंसर का जो उपचार होता है वो कोबाल्ट 60 में होता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, कैंसर का उपचार। और इसमें क्या होता है गाइस? कोबाल्ट 60 जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसमें बीटा और गामा किरणें जो है ये इसका उत्सर्जन होता है। इसमें कौन सा का उत्सर्जन होता है? तो आपको ये दोनों किरण याद रखना है। पहले आपको याद रखना है बीटा,
बीटा और दूसरा आपको याद रखना है गामा। इन किरणों का जो उत्सर्जन होता है कोबाल्ट 60 में, इसीलिए इसमें जो कैंसर के उपचार के लिए ये होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम 40 की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, इसका भी उपयोग चट्टानों के आयु ही ज्ञात करने के लिए होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ये रूपांतरित चट्टान की और जो आयु ज्ञात करने के लिए होता है, ये किसका होता है, पोटेशियम 40, यानी कि ये किसकी आयु ज्ञात करता है, ये रूपांतरित चट्टान और आग्नेय चट्टान की आयु ज्ञात करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये क्या करता है गाइस, ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टान की जो है रूपांतरित रूपांतरित चट्टान की जो है ये आयु ज्ञात करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टान की आयु ज्ञात करता है। ये कौन करता है गाइस, पोटेशियम 40 करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यूरेनियम 238 जो है ये सबसे पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करता है। लेकिन बेसिकली अगर आपको आग्नेय और रूपांतरित चट्टान की आयु ज्ञात करना है तो उसमें जो है पोटेशियम 40 का प्रयोग होता है। बाद में जाके ये आर्गन 40 में बदलता है और फिर इसका उपयोग जो है ये करता है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान की आयु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्बन 14 का। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस कार्बन 14। कार्बन 14 में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। कार्बन 14 क्या होता है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए होता है। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए जो है ये क्या होता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए जो किसका प्रयोग होता है, जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए गाइस कार्बन 14 का प्रयोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसका प्रयोग होता है, कार्बन 14 का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं। तो आपको बताना है कि गांधी जी जो है वो कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 1 बार, ऑप्शन सी 4 बार या ऑप्शन डी 3 बार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गांधी जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे। और इन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी ये भी आपको ध्यान रखना है। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसकी अध्यक्षता की थी गाइस, तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो गांधी जी ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी अध्यक्षता की थी, बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी इन्होंने कब की थी गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी ये की थी 1924 में की थी, ठीक है। तो इन्होंने कब की थी गाइस, तो 1924 में इन्होंने बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। और सिर्फ एक बार जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे गांधी जी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दर्रा तथा राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइए दर्रा और राज्य के बीच आपको सुमेलित करना है कि कौन है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि दर्रा जो है वो राज्य से मेल नहीं करता है। तो आपको बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि जोजिला दर्रा, जो कि आपको बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है नाथुला दर्रा, जो कि कह रहा है सिक्किम में है। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है माना दर्रा, जो कि आपको बोल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है सिपकिला दर्रा, जो कि कह रहा है हिमाचल प्रदेश में। सो गाइस ऑप्शन ए को अगर देखेंगे जो जिला दर्रा, तो ये आपको बोल रहा है राज्य आपका जम्मू कश्मीर, तो ये करेक्ट है गाइस। जो जिला दर्रा आपका कहाँ है गाइस, ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नाथुला दर्रा की बात करें गाइस, ये भी आपका सिक्किम में, ये करेक्ट आंसर है। नाथुला दर्रा आपका किस राज्य में, तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में। उसके बाद सिपकिला दर्रा की बात करें गाइस, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन माना दर्रा जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये गलत आंसर है गाइस। तो इसका जो मेल नहीं खा रहा है, ये किससे नहीं मेल खा रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेल नहीं खा रहा है क्योंकि माना दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो माना दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में। माना दर्रा आपका कहाँ है गाइस, तो माना दर्रा जो है ये आपके उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ गाइस, तो उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में जो सिर्फ माना दर्रा नहीं है, इसके साथ साथ दो दर्रे और है जो कि आपके उत्तराखंड में। तो पहले आपको याद रखना है माना दर्रा, दूसरा आपको याद रखना है नीति दर्रा। नीति दर्रा आपका कहाँ है गाइस, तो नीति दर्रा जो है ये आपका ये उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। नीति दर्रा के बाद है तीसरा आपको याद रखना है गाइस, तीसरा आपका कौन सा दर्रा है जो कि उत्तराखंड में, तो लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो लिपुलेख दर्रा जो है ये आपका उत्तराखंड में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा आपका हो गया माना दर्रा। माना दर्रा जो है ये कहाँ है, तो माना दर्रा भी उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। और वर्ष 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ, ये आपको पता होगा, लेकिन इस समय का वायसराय कौन है ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन।
तो so, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड कर्जन के जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय के जो वायसराय थे ये आपके लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था, तो 1899 से लेकर इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1899 से लेकर 1905 तक था। और इससे जो है इसका कार्यकाल आपको याद रखना है। और दूसरा आपको ये याद रखना है इस समय ये क्या थे, वायसराय थे। और तीसरा आपको पॉइंट ये याद रखना है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन जो है वो किसके समय हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन से आपको याद रखना है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये किसके समय हुआ था, तो कांग्रेस का जो गठन हुआ था ये लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। ठीक है, तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था गाइस, ये सभी आपको पता होगा कि 1885 में जो ये कांग्रेस का गठन हुआ था। तो लॉर्ड डफरिन का अगर कार्यकाल देखेगा तो लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन अगर मैं बता दूं, लॉर्ड जो डफरिन का कार्यकाल था गाइस वो था आपका 1884 से लेकर 1888। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था गाइस, तो 1884 से लेकर 1888 तक जो था वो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड रिपन की बात करें गाइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लोकप्रिय भी है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो लॉर्ड रिपन की अब बात करेंगे गाइस, तो लॉर्ड रिपन का अगर कार्यकाल के बारे में बात करें तो 1880 से लेकर 1884 जो था इनका कार्यकाल था। क्या था गाइस, 1880 से लेकर 1884 जो इनका कार्यकाल था। उसके बाद आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के बारे में कि इल्बर्ट बिल, इल्बर्ट बिल जो है वो किसके समय में आया था गाइस, तो ये भी आपको याद रखना है कि इल्बर्ट बिल जो आया था वो लॉर्ड रिपन के समय आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इल्बर्ट बिल बहुत फेमस है, पूछता भी है कि इल्बर्ट बिल जो है वो किसके काल में आया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन के काल में आया था। और ये कब आया था गाइस, तो ये 1883 में आया था ये बिल, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कब आया था गाइस, तो 1883 में आया था। उसके बाद जो है इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त किया था, ये भी आपको ध्यान करना है। ये क्या करना है गाइस, लॉर्ड रिपन के समय आपको एक चीज और याद रखना है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया था वो किसने किया था, तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया था गाइस ये किसने किया था, ये लॉर्ड रिपन ने किया था। और बताइए अगर आपको पता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को जो समाप्त किया था लॉर्ड रिपन, ये कब किया था ये भी आपको बताना है। तो 1882 में जो है इसे समाप्त किया था, वो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इतना प्रश्न जो है आपको लॉर्ड रिपन से याद रखना है। और इन्होंने जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम भी लाया था 1881 में, जो बच्चों और महिलाओं को मतलब काम करने की जो घंटा था वो सीमित किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गाइस लॉर्ड विलियम बेंटिंग की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कार्यकाल था गाइस ये कब से कब तक था, तो 1828 से लेकर 1835 तक जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था ये कब था गाइस, 1828 से लेकर 1835 जो है इसका कार्यकाल था। उस समय के ये गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने भी है जो कुछ बहुत अच्छा काम किया था, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये किन्होंने किया था, तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था गाइस, तो सती प्रथा का उन्मूलन जो किया था ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। दूसरा आपको 3 पॉइंट इसका ये याद रखना है कि शिक्षा का जो सेवा की थी, शिक्षा का सेवा ये किसके हुआ था, शिक्षा का प्रसार जो शामिल हुआ था ये किसमें हुआ था गाइस, तो शिक्षा का प्रसार जो शामिल हुआ था गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा का प्रसार किसमें शामिल हुआ गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो शिक्षा का प्रसार शामिल हुआ था गाइस ये भी हुआ था लॉर्ड विलियम के समय में। ठीक है, ये भी किसमें, शिक्षा का प्रसार ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए ये पंचायत चुनाव के लिए। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष या ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 21 वर्ष। यानी कि पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद आपको बता दें गाइस लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम आयु, यहाँ पे न्यूनतम आयु की बात हो रही है गाइस, तो ये आप याद रखिएगा लोकसभा की जो न्यूनतम आयु वो 25 वर्ष होना चाहिए। और जो राज्यसभा की न्यूनतम आयु वो कितनी वर्ष होनी चाहिए गाइस, तो राज्यसभा की जो है वो आपका 30 वर्ष है। और पंचायत के लिए कितना है गाइस, पंचायत के लिए 21 वर्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेटन कप किस खेल से संबंधित है। तो आपको बताना है कि बेटन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोलो से,
ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी हॉकी से, या ऑप्शन डी फुटबॉल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हॉकी से जो संबंधित है वो आपका बेटन कप है। और बेटन कप की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी ये बताइए। तो बेटन कप की जो शुरुआत हुई थी गाइस ये 1985 में जो इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब हुई थी गाइस? 1985 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोलो से जो है जो सबसे फेमस है, याद रखिएगा, राधा मोहन कप। राधा मोहन कप जो है ये किससे संबंधित है गाइस? तो राधा मोहन कप जो है ये पोलो से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बता देगा बैडमिंटन से कौन सा कप फेमस है? तो ये आपको याद रखना है, थॉमस कप। थॉमस कप जो है वो किससे फेमस है गाइस? तो थॉमस कप जो है ये आपका जो है बैडमिंटन से फेमस है, ये भी आपको ध्यान। थॉमस कप किससे है गाइस? तो थॉमस कप जो है ये बैडमिंटन का है, ठीक है। उसके बाद फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में बताइए कौन सा कप जो है ये फुटबॉल से है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है कोपा कप जो है ये किससे संबंधित है? तो कोपा कप जो है ये आपका गाइस आपको याद रखना है, ये फुटबॉल से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कोपा का फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आपको बताना है कि जो रिकेटस रोग है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपके ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, या ऑप्शन डी विटामिन डी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रिकेटस रोग जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन ए की कमी से जो है वो कौन सा बीमारी होता है? तो विटामिन ए की कमी से है जो गाइस ये रतौंधी। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। उसके बाद विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो थायमिन, सॉरी, एनीमिया। एनीमिया जो विटामिन बी जो है, थायमिन जो है वो विटामिन बी का रासायनिक नेम है। तो एनीमिया जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। एनीमिया जो है ये आपका जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में जो खून आना है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है गाइस? तो मसूड़ों से खून आना जो है ये आपके विटामिन सी की कमी के कारण होता है। यानी कि मसूड़ों से जो खून वगैरह आता है ये किसकी वजह से आता है गाइस? विटामिन सी की कमी के कारण आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इनमें से किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षयन से होती है? तो आपको बताना है कि किस मिट्टी का निर्माण है, ये आप क्वेश्चन पढ़िए कि ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों के अपक्षयन से होती है। तो आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, या ऑप्शन डी पीली मिट्टी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, लेटेराइट मिट्टी। ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों का अपक्षयन जो होता है वो लेटेराइट मिट्टी से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि लेटेराइट मिट्टी जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे जो है आपको अत्यधिक गर्मी देखने को मिलेगी, अत्यधिक गर्मी देखने को मिलेगी ना, यहाँ पे जो है ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अत्यधिक गर्मी, या फिर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, जहाँ पे जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। अत्यधिक गर्मी या फिर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है जहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यहाँ पे जो है ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी, यहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, मिट्टी पाई जाती है। पहला पॉइंट आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अगर राज्य पूछ ले कि ये किस मिट्टी में इस मिट्टी का लेटेराइट मिट्टी जो है वो किस राज्य में है, तो ये भी अगर राज्य की बात करेगा तो केरल में ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केरल में है जो ये मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान कर लेना। तो दूसरा पॉइंट आपको ये भी नोट कर लेना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा रही है, सबको नोट करते चलिए। तीसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है गाइस कि ये जो मिट्टी होती है ये अम्लीय होती है, ठीक है। ये मिट्टी क्या होती है गाइस, ये आपको नोट कर लेना है, ये अम्लीय होती है। और ये अम्लीय इसीलिए होती है, अम्लीय किस लिए होती है गाइस? चूने की कमी होती है, ठीक है। इस मिट्टी में जो है क्या होती है गाइस, आपको नोट करना है, चूने की कमी के कारण जो है ये मिट्टी जो है अम्लीय होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। चूने की कमी होती है, ठीक है, चूने की कमी की वजह से ही ये मिट्टी जो है आपका लेटेराइट मिट्टी जो है ये अम्लीय होती है। उसके बाद बात करेंगे गाइस कि लैटेराइट मिट्टी में जो है किस किस चीज का उत्पादन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है गाइस, इलायची के लिए ये मिट्टी उपयुक्त होती है। किसके लिए उपयुक्त होती है गाइस? तो सबसे पहले आपको याद रखना है इलायची के लिए उपयुक्त होती है। दूसरा आपको याद रखना है काजू के लिए भी ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस चाय के लिए भी ये मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है, लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कॉफी के लिए भी जो है ये आपका कौन सा मिट्टी होता है?
कॉफी के लिए जो है ये आपका जो है लेटेराइट मिट्टी बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है। तो इनके लिए जो है ये मिट्टी काफी ज्यादा उपयुक्त होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मिट्टी अम्लीय होती है, और क्यों होती है? चूने की कमी के कारण, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। और गाइस ये केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद आपको केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ जो है ये बहुत ज्यादा ये मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार है वो केरल में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस स्थान पे दिया था। तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध जो है वो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वो किस स्थान पे दिया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोध गया में, ऑप्शन बी लुम्बिनी में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, या ऑप्शन डी सारनाथ में। सो गाइस बोध गया की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी गाइस? तो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी गौतम बुद्ध को। लुम्बिनी में जो क्या हुआ था गाइस, लुम्बिनी में जो हुआ था ये इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस कुल से थे ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है ये साक्य कुल से संबंधित थे। ये किस कुल से संबंधित है गाइस? तो ये साक्य कुल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कुशीनगर में जो है इनका निधन हुआ था, जिनको महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण जो कहा गया वो किनको, निधन को कहा गया। और सारनाथ में धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम जो धर्म चक्र परिवर्तन यानी उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है गौतम बुद्ध से यहाँ पे आपको जो है ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये किस कुल के थे ये भी प्रश्न पूछता है, तो आपको याद रखना है ये साकी कुल के थे। और इनका जन्म जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, इनका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ हुई थी गाइस, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनका जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सारनाथ में प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन हुआ, ये सारनाथ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि इनमें से किसका मिलान जो है वो सही नहीं, यानी कि आपको यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य दिया हुआ है, उसके साथ राज्य दिया हुआ है, आपको इसका जो मिलान करना है। तो आपको बोल रहा है कि भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु में है, ये आपका करेक्ट है या नहीं है ये बताना है। ऑप्शन बी आपको बोल रहा है कि कुचिपुड़ी जो कि केरल का है, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है सत्रिया जो कि असम का है, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कथकली जो कि केरल। सो गाइस अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेते हैं। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें गाइस, तो आपके टोटल शास्त्रीय नृत्य जो है वो कितने ये बताइए। तो टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है गाइस, ये टोटल जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपके टोटल जो है ये 8 है। कितने है गाइस ये शास्त्रीय नृत्य आपके जो है, ये टोटल शास्त्रीय नृत्य 8 है। जिसमें से आपको यहाँ पे जो है पहला आपको दिया हुआ है भरतनाट्यम, दूसरा आपका दिया हुआ है कुचिपुड़ी, तीसरा आपका दिया हुआ है सत्रिया, चौथा दिया हुआ है आपका कथकली, ठीक है। अब आपको 4 और याद रखना है, जिसमें से 5वां नाम आपको याद रखना है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये भी आपका जो है आपको याद रखना है, ये मोहिनी अट्टम ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चौथा 5वां हो गया आपका मोहिनी अट्टम। उसके बाद जो है आपका छठा आपको याद रखना है, छठा आपका क्या हो गया गाइस, ओडिसी। उड़ीसा जो नृत्य है ये कहाँ का, उड़ीसा का ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो छठा हो गया आपका ओडिसी नृत्य। उसके बाद हो गया आपका मणिपुरी, सातवां आपका हो गया गाइस मणिपुरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपका क्या हो गया गाइस, आपका हो गया गाइस मणिपुरी, मणिपुरी। और आपका आठवां आपको बताइए, आठवां जो है वो आपका कौन सा है गाइस, कथक। कथक जो है ये आपका, तो ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इसको आपको नोट कर लेना है। ये टोटल आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है जो कि मैं बता दी हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं ये किस राज्य में, तो भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु में, ये करेक्ट आंसर हो गया। सत्रिया जो है ये आपका असम में, ये भी करेक्ट है। कथकली आपका जो केरल में, ये भी करेक्ट है। लेकिन कुचिपुड़ी जो है ये आपका केरल में नहीं है गाइस, ये आपका कहाँ है गाइस, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आपका कहाँ है गाइस, कुचिपुड़ी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आया मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है ये आपका कहाँ है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसका लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। तो मोहिनी अट्टम जो है गाइस ये आपका केरल का है, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है गाइस, तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये आपके केरल का है। ओडिसी जो है ये आपके उड़ीसा का है। मणिपुरी आपका मणिपुर का है ये। और उसके बाद जो है ये आपका कहाँ है ओडिसी नृत्य, ये आपके उड़ीसा का है। ये भी आपको मैं लिख देती हूँ, सारा चीज क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके मणिपुर का है, ये आपका कहाँ का है गाइस, ये जो है ये आपके मणिपुर का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का, कथक कहाँ का है गाइस, ये आपके उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो इस तरीके से मिलान दे देता है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा गाइस, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जीव के किस भाग में मीठे स्वाद का अनुभव होता है। तो आपको बताना है कि जीव का कौन सा भाग है जिसमें मीठे स्वाद का जो है वो अनुभव होता है। तो आपके ऑप्शन है आगे का भाग, ऑप्शन बी पीछे का भाग, ऑप्शन सी किनारों पर, या ऑप्शन डी मध्य भाग। तो सबसे पहले गाइस हम इस जीव को ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक ये बना देते हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि जरूरी नहीं आपको मीठे का ही पूछेगा, आपको कड़वा पूछ सकता है, खट्टा पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो है आपको सारे पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि किस भाग में जो है, कि अगर जीभ का जो है सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें, तो ये जो भाग है इसमें किसका स्वाद आता है गाइस। तो इसमें जो स्वाद आता है ये कड़वा का स्वाद आता है, ठीक है। तो इसमें जो ये किस स्वाद आता है, यानी कि जीभ के सबसे पिछला भाग में किसका स्वाद आएगा गाइस, कड़वा का स्वाद आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करेगा इस खट्टा का स्वाद, तो खट्टा का स्वाद जो है जीभ के इस हिस्से में जो है ये किसका स्वाद आता है गाइस। तो जीभ के इस हिस्से में जो गाइस है ये आपको याद रखना है, खट्टा का स्वाद आता है, ये आपको ध्यान रखना है। खट्टा का स्वाद जो है ये किसमें आता है, यानी कि किनारों के छोर पर जो है ये आता है खट्टा का स्वाद। उसके बाद अगर बात करेगा इस जीभ का जो है ये वाला एरिया, इस वाले एरिया में जो है ये किस चीज का स्वाद आता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो जीभ के इस वाले एरिया में जो है ये आपको याद रखना है गाइस, इसमें जो आता है गाइस ये सॉल्टी यानी कि नमकीन, नमकीन का जो है ये किसमें आता है गाइस। तो नमकीन का जो है स्वाद आता है गाइस इसमें, ये जीभ के इस वाले एरिया में आता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका बचता है एक और एरिया। तो एक और एरिया है जो बहुत ज्यादा आपको सबसे आगे का, सबसे आगे में जो है ये कौन सा है, तो सबसे पीछे करवा है, तो सबसे आगे क्या होगा गाइस, सबसे आगे मीठा का जो स्वाद है वो किस में आता है गाइस। तो मीठा का स्वाद जो है वो जीभ के सबसे आगे वाले भाग में आता है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मीठे का स्वाद जो का अनुभव जो है वो किस में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, आगे के भाग में। आगे का भाग में जो है जीभ के आगे के भाग में जो है वो मीठा का स्वाद होता है, पीछे के भाग में कड़वा का होता है। ये आपको नोट कर लेना गाइस, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कादम्बरी के लेखक कौन है। तो आपको बताना है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी बाणभट्ट, या ऑप्शन डी पाणिनि। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बाणभट्ट जो है उन्होंने ही कादम्बरी का लेख किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कादम्बरी के लेखक कौन हो गए गाइस, बाणभट्ट हो गए, ठीक है। पतंजलि जी ने किसकी रचना की थी, तो पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। पतंजलि गाइस किसकी रचना की थी, तो पतंजलि जो है ये महाभाष्य की रचना की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है महाभाष्य वाला, ये आपको याद रख लेना है। पतंजलि किसकी रचना की थी, महाभाष्य की। उसके बाद बात करते हैं गाइस कालिदास। कालिदास ने किसकी पुस्तक की रचना की थी, तो मेघदूत। मेघदूत की पुस्तक की रचना जो है वो किसने की थी गाइस, तो आपको याद रखना है मेघदूत पुस्तक की रचना जो की थी वो कालिदास ने की थी। पाणिनि ने जो है वो किस पुस्तक की रचना की थी, तो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना जो है ये किसने की थी गाइस, तो अष्टाध्यायी की रचना जो है ये पाणिनि ने की थी। ये भी आपको ध्यान कर लेना है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 जो है ये आपको सुमेलित करना है। तो बताइए, आपको बताना है कि वेग का जो है वो एसआई मात्रक क्या होता है। तो बताइए गाइस वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका जो है ए का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो ए का जो है वो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ए का क्या हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको बोल रहा है कि आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस। तो आवृत्ति का जो है वो ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा गाइस, उसके बाद जो हो जाएगा वो बी का हो जाएगा 4, ठीक है। ए का 2, बी का 4 आपको हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि दाब, दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस। तो दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। तो सी का क्या हो जाएगा गाइस, सी का 3 हो जाएगा। दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो दाब का ऐसा मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है गाइस कि आपको बताना है कि ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा या फिर कार्य। यहाँ पे दोनों में से कुछ भी लिखा होता है, इसका एक ही होता है गाइस। तो ऊर्जा या कार्य का जो है वैसा मात्रक क्या होता है गाइस, वो होता है जूल। तो यानी कि डी का आपका क्या हो गया 4। तो अगर आपसे बनता तो ये किस तरीके से बनता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। डी का आपका क्या हो गया 1। तो अगर आपका बनता तो ये कैसे बनता है, 2, 4, 3 और 1, इस तरीके से बनता और इस तरीके से करेक्ट आंसर होता। लेकिन आपको ऐसा मात्रक है याद रखना है गाइस, आपको जो जरूरी नहीं इस तरीके से पूछेगा, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि डार्क का ऐसा मात्रक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन है जो घाव भरने में सहायक होता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए या ऑप्शन डी विटामिन सी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन डी जो है वो घाव भरने में सहायक होता है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन बी का रासायनिक नेम। तो विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है? तो विटामिन बी का जो रासायनिक नेम होता है वो थायमिन होता है। तो विटामिन बी का रासायनिक नेम क्या होता है? तो थायमिन होता है। उसके बाद बात करते हैं गाइस विटामिन ए का। विटामिन ए का जो रासायनिक नेम होता है वो क्या होता है गाइस? विटामिन ए का जो रासायनिक नेम होता है वो रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नेम होता है, आपको पता होना चाहिए। रेटिनॉल जो है ये किसका रासायनिक नेम है गाइस? तो रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का रासायनिक नेम है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे विटामिन डी का। विटामिन डी का जो रासायनिक नेम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। तो विटामिन डी का रासायनिक नेम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है वो किसका रासायनिक नेम है? कैल्सीफिरॉल। कैल्सीफिरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नेम है, ये आपको पता होना चाहिए किसका रासायनिक नेम है गाइस। तो कैल्सीफिरॉल जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नेम है। उसके बाद बात करते हैं विटामिन सी का। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है क्या? विटामिन सी का जो रासायनिक नेम है गाइस वो एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये किसका जो है गाइस, आपको याद रखना है एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये किसका है गाइस? ये विटामिन सी का रासायनिक नेम है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से लेकर 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए उग्रवादी चरण, ऑप्शन बी उदारवादी चरण, ऑप्शन सी गांधी युग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1905 से लेकर 1917 तक की अवधि को कहा जाता है वो उग्रवादी चरण कहा जाता है। और उग्रवादी चरण कह लीजिए या फिर गर्मपंथी कह लीजिए, ये किसको कहते हैं? ये 1905 से लेकर 1917 तक की अवधि को जो है कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि 1905 से लेकर 1917 की जो अवधि उग्रवादी चरण जो कहा गया है, इसमें से कौन कौन से नेता जो है वो बहुत ज्यादा प्रमुख है? तो इनमें सबसे पहले आपको याद रखना है बाल गंगाधर तिलक, इनके जो है वो प्रमुख नेता है। बाल गंगाधर तिलक किनके? तो बाल गंगाधर तिलक जो है ये किनके है गाइस? तो ये आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये उग्रवादी के प्रमुख नेता हैं। उसके बाद आपको याद रखना है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल भी जो है ये किसके प्रमुख नेता है? ये उग्रवादी चरण के जो है प्रमुख नेता कौन है? तो बिपिन चंद्र पाल भी जो है ये उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिपिन चंद्रपाल, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है बिपिन चंद्रपाल के बाद जो है तीसरा नाम आपको याद रखना है। तीसरा नाम जो है वो कौन सा है? तीसरा नाम आपको याद रखना है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये किनके प्रमुख नेता है? तो ये उग्रवादी चरण के प्रमुख नेता है लाला लाजपत राय, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को किनके जाना जाता था? पंजाब केसरी के द्वारा जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से, ठीक है। उदारवादी चरण की बात करें गाइस तो इनका जो अवधि है वो कब से कब तक है? तो उदारवादी का जो चरण है गाइस वो है 1885 से लेकर 1905 तक। इनका जो अवधि है वो कब है गाइस? 1885 से लेकर 1905 तक जो है ये उदारवादी का चरण है। उसके बाद उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन कौन से है? तो उदारवादी चरण के प्रमुख नेता जो है वो दादा भाई नौरोजी है। पहले आपको याद रखना है कौन है? दादा भाई नौरोजी जो है ये उदारवादी चरण के प्रमुख नेता है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस दादा भाई नौरोजी के बाद जो है आपको एक और नेम जो है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है जो याद रखना है, पीएम मेहता। पीएम मेहता भी जो है ये उदारवादी के प्रमुख नेता है, तो ये भी आपको याद रखना है कौन गाइस? पीएम मेहता। पीएम मेहता जो है ये किसके हैं? तो पीएम मेहता जो है ये उदारवादी के हैं। उसके बाद है आपका डब्ल्यू सी बनर्जी। बनर्जी जो है ये किनके हैं? तो बनर्जी जो है ये उदारवादी के नेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम अध्यक्षता जो की थी वो किन्होंने की थी? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने ही की थी। उसके बाद गांधी युग जो है वो गांधी युग कब से कब तक को कहा गया? तो 1917 से लेकर 1947 की अवधि को क्या कहा गया? गांधी युग कहा गया। तो 1917 से लेकर 1947, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि 1917 से लेकर 1947 की अवधि को क्या कहा गया? गांधी युग कहा गया। 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा गया उग्रवादी चरण। और 1885 से लेकर 1905 तक हुआ था जो उदारवादी चरण, जिसमें दादा भाई नौरोजी, पीएम मेहता, डब्ल्यू सी बनर्जी। उसके बाद आपको बता दें 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी ह्यूम के द्वारा, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस समय जो उस समय के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। इस क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया है। तो कौन सा संशोधन हुआ था जिसकी समय में वन एवं वन्य प्राणी विषय को समवर्ती सूची में रखा गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 46वां संविधान संशोधन या ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो 1976 में जो है ये 42वां संविधान संशोधन हुआ। और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। लघु संविधान जो है वो किसे कहा जाता है guys? तो लघु संविधान जो है वो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को जो है चेंज किया गया और बहुत सारे संविधान संशोधन हुए और बहुत सारी चीजों का जो है सुधार किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें जो है इसमें टोटल कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कन्वर्ट किया गया था? 1976 में जो है ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में कन्वर्ट हुआ था। इसमें से जो है किसमें, तो उसके बाद इसमें कितने विषय जो है वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में से कन्वर्ट हुआ था? तो इसमें टोटल जो है आपको याद रखना है, टोटल जो है वो 20 विषय जो है ये शामिल हुआ था। राज्य से समवर्ती सूची में जो वो कितने विषय शामिल हुआ था? तो टोटल 20 विषय हुआ था, जिसमें से जो है कुछ बहुत ज्यादा फेमस है जो बहुत बार पूछा भी जाता है। तो अगर बात करें, सबसे पहले आपको याद रखना है वन एवं वन्य प्राणी तो है ये, जो कि ये आपका पहला है, जो कि ये राज्य से समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद और कौन कौन सी चीजें जो 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है वो शामिल किया गया? तो दूसरा आपको याद रखना है शिक्षा, शिक्षा भी वो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल हुआ था 42वां संविधान संशोधन के तहत। तीसरा याद रखना है गाइस, ये आपको याद रखना है वन, वन भी जो है ये आपका जो है 42वां संविधान संशोधन से लेकर जो संशोधन हुआ था उसमें जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में कन्वर्ट हुआ। तीसरा आपको रखना है नाप तौल, नाप तौल जो है ये किसमें, नाप तौल भी जो है गाइस, नाप और तौल जो है ये किसमें शामिल हुआ था? राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल हुआ था। और किसके तहत? तो 82वां संविधान संशोधन, सॉरी 42वां संविधान संशोधन के तहत। ये भी आपको ध्यान रखना है। चौथा आपको याद रखना है न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन को भी 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में। तो चौथा आपका कौन सा हो गया गाइस? चौथा हो गया आपका न्याय प्रशासन, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, ये किसका विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय है और इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, पहले ये राज्य सूची का विषय था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है। इस क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो आपको बताना है कि ऋग्वेद में जो है वो कितने मंडल और सूक्त है। तो आपके ऑप्शन है 9 मंडल और 118 सूक्त। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है 10 मंडल और 118 सूक्त। ऑप्शन सी आपसे कह रहा है 10 मंडल और 1028 सूक्त, या ऑप्शन डी आपसे कह रहा है 20 मंडल 1008 सूक्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में जो वो टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्त है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको याद रखना है कि तीसरे मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो है ये किसका है? तो तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र जो है वो किस मंडल में है ऋग्वेद के? तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के कैवें मंडल में है गाइस? आपको याद रखना है गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि वैजयंती माला का संबंध निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से? तो आपको बताना है कि वैजयंती माला का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भरतनाट्यम से, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी से, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम से, या ऑप्शन डी कथक से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वैजयंती माला का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से। इसके साथ साथ आपको याद रखना और किनका संबंध जो भरतनाट्यम से? तो रुक्मणी देवी, रुक्मणी देवी का जो संबंध है वो किससे है? तो रुक्मणी देवी का जो संबंध है ये भरतनाट्यम से है। उसके बाद आपको याद रखना है यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध जो है वो किससे है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये कहाँ से है आपको याद रखना है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये भी आपके भरतनाट्यम से, ये भी आपको ध्यान रखना है ये कहाँ से संबंध है। तो यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है वो भरतनाट्यम से है। उसके बाद आपको याद रखना है कि इसमें जो है आपको एक और चीज याद रखना है, भरतनाट्यम जो ये कहाँ का है? तो भरतनाट्यम जो है ये आपके तमिलनाडु का है, जो कि मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी की बात करेगा तो कुचिपुड़ी से जो संबंधित है वो कौन है? तो शोभा,
शोभा नायडू, शोभा नायडू जो है वो किससे संबंधित है? तो शोभा नायडू जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभा नायडू जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, और कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का? आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद शोभा नायडू के बाद आपका राधा रेड्डी, राधा रेड्डी का भी संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है वो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से, ये भी है। उसके बाद बात करते हैं मोहिनी अट्टम का। मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह बताना, मोहिनी अट्टम जो है ये आपके केरल का है। और मोहिनी अट्टम से जो संबंधित है वो कौन है? तो मोहिनी अट्टम से जो संबंधित है वो जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन जो है वो किससे संबंधित है? तो जयप्रभा मेनन जो का जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। जयप्रभा मेनन जो है वो किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। उसके बाद बात करते हैं कथक से। कथक से जो है वो लिच्छवी महाराज, बिरजू महाराज, ये सब जो है ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। और कथक जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है ये आपके उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है ये कथक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। इस क्वेश्चन नंबर 33 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा बांध है जो बेतवा नदी पर स्थित है? तो आपको बताना है कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो आपके ऑप्शन है मैंथन बांध, ऑप्शन बी वालियार बांध, ऑप्शन सी राजघाट बांध, या ऑप्शन डी इंद्रावती बांध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेतवा नदी पर जो बांध स्थित है वो राजघाट बांध स्थित है। और राजघाट बांध जो है ये कहाँ है? तो ये आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ये कौन सा बांध स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित है वो राजघाट बांध स्थित है, ठीक है। और ये किस नदी पर है? तो ये आपकी जो है ये बेतवा नदी पर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंथन बांध की बात करें, मैंथन बांध जो है ये किस नदी पर है? तो मैंथन बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित। तो आपको याद रखना है कि मैंथन बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो मैंथन बांध जो है ये बराकर नदी पर स्थित है, ठीक है। उसका जो है मैंथन बांध ये किस राज्य में है? तो आपको अगर राज्य पूछे तो आपको याद रखना है कि मैंथन बांध जो है ये आपके झारखंड राज्य में। मैंथन बांध आपके किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है ये झारखंड में। और किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर। उसके बाद वालियार बांध की बात करते हैं, तो वालियार बांध जो है ये आपका किस नदी पर है? तो वालियार बांध जो है ये आपका जो है ये वालियारी नदी पर है। ये किस नदी पर है वालियार बांध? तो ये आपका जो है ये वालियारी नदी पर है। लेकिन इसका जो है ये कौन से राज्य में अगर पूछे तो राज्य आपको याद रखना है गाइस, ये कौन से राज्य में है वालियार बांध? तो ये आपको राज्य याद रखना है, ये जो है ये आपका केरल में। ये किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में है। वालियार बांध किस राज्य में है? तो वालियार बांध जो है ये केरल में है। उसके बाद इंद्रावती बांध, इंद्रावती बांध जो है ये किस नदी पर है? तो इंद्रावती बांध जो है गाइस ये इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती बांध जो है वो किस इस पर है? तो इंद्रावती पर, ठीक है। इंद्रावती नदी पर स्थित है। उसके बाद बात करते हैं किस राज्य में स्थित है। तो इंद्रावती बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा। ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर फिर से इसको रिपीट करेगा इस, तो मैंथन बांध जो है ये आपका बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है। वालियार बांध जो है ये आपका वालियार नदी पर जो कि केरल में स्थित है। उसके बाद राजघाट बांध, राजघाट बांध जो है ये आपके बेतवा नदी पर है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर है जो कि उड़ीसा में, ठीक है। तो ये नदी और जो राज्य है ये आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। इस क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बताइए हड़प्पा के काल में जो है वो तांबे का रथ किस काल में प्राप्त हुआ है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपके ऑप्शन है दहमाबाद से, ऑप्शन बी लोथल से, ऑप्शन सी राखीगढ़ी से, या ऑप्शन डी बनवाली से। सो अगर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ जिस स्थान से, वो दैमाबाद से हुआ। और दैमाबाद जो है वो कहाँ है? तो दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है गाइस? तो आपको याद रखना है दैमाबाद जो है ये आपके महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यहीं से जो है तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है। इस क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो आपको बताना है कि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? तो आपके ऑप्शन है द्वितीय अनुसूची में, ऑप्शन बी चतुर्थ अनुसूची में, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची में, या ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची में। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। संघ राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का जो उल्लेख है वो प्रथम अनुसूची में। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अनुसूची की बात करेगा तो द्वितीय अनुसूची में हमारा वेतन है। द्वितीय अनुसूची किससे संबंधित है? तो वेतन से संबंधित है। तृतीय अनुसूची जो वो किससे संबंधित है?
शपथ, शपथ से जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तृतीय अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। उसके बाद जो है चतुर्थ अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? सीटों के आवंटन से। ये किससे संबंधित है guys? आपको याद रखना है। तो सीटों का आवंटन जो है ये किससे संबंधित है? चतुर्थ अनुसूची से जो है ये सीटों का आवंटन संबंधित है। ठीक है, तो प्रथम अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी से याद रखिएगा। प्रथम में क्या है? ये राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दूसरे में वेतन है। तीसरे में शपथ है। और चतुर्थ में जो है वो सीटों का आवंटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा भाग है? तो आपको बताना है कि काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का भाग है वो कौन सा भाग है? तो आपके ऑप्शन है असम हिमालय, ऑप्शन बी पंजाब हिमालय, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय या ऑप्शन डी नेपाल हिमालय। चलो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। काली नदी तथा तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय का भाग है वो नेपाल हिमालय। ठीक है, उसके बाद असम हिमालय की बात करेंगे तो असम हिमालय जो है वो किन नदियों के बीच हिमालय का भाग है? तो असम हिमालय जो है वो तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच है। ये किसके बीच है गाइस? आपको याद रखना है। तो ये है गाइस, ये असम हिमालय, ये आपका तीस्ता और दिहांग नदी, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच जो है ये कौन सा आपका असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो दिहांग नदी के बीच जो है ये आपका कौन सा है? आपको याद रखना है कि बीच जो है ये आपका असम हिमालय। उसके बाद बात करेंगे गाइस कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है वो किन दो नदियों के बीच है? तो कुमाऊं हिमालय जो है ये आपको याद रखना है। कुमाऊं हिमालय जो है वो सतलज एवं काली नदी के बीच है। कुमाऊं हिमालय जो है वो किसके बीच है गाइस? आपको याद रखना है। तो ये सतलज और किसकी नदी के बीच है? सतलज और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच जो है ये कौन सा हिमालय है? तो ये कुमाऊं हिमालय। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे गाइस पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो किसके बीच है? तो पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है। पंजाब हिमालय जो ये किसके बीच है? तो ये सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय है? तो सिंधु और सतलज के बीच जो है ये आपका पंजाब हिमालय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन दो नदियों के बीच में कौन सा हिमालय। तो ये चार हिमालय से जो है एक प्रश्न रहता है। ये तो सबसे पहले अगर असम की बात करें पंजाब की, तो ये आपका सिंधु और सतलज के बीच है। कुमाऊं जो सतलज काली नदी के बीच है। और उसके बाद जो है नेपाल हिमालय ये काली और तीस्ता नदी के बीच है। और असम हिमालय ये तीस्ता और दिहांग नदी के बीच है। उसके बाद बात करेंगे असम हिमालय की लंबाई। लंबाई के बारे में, अगर असम हिमालय की लंबाई है वो कितनी है? तो गाइस असम हिमालय की जो लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस? आपको याद रखना है 720 किलोमीटर जो है ये असम हिमालय की लंबाई है। कुमाऊं हिमालय की बात करें गाइस, तो कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितना है गाइस? तो ये आपको याद रखना है। कुमाऊं हिमालय की लंबाई जो है वो 320 किलोमीटर जो है कुमाऊं हिमालय की लंबाई है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है गाइस? आपको याद रखना है 320 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। उसके बाद बात करेंगे पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है? तो पंजाब हिमालय की जो लंबाई है गाइस ये आपको याद रखना है, ये है 560 किलोमीटर। ठीक है, तो 560 किलोमीटर जो ये किसका है? तो 560 किलोमीटर जो किसका लंबाई है? पंजाब हिमालय का। नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है गाइस? तो नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर लंबाई किसकी है गाइस? तो आपको याद रखना है 800 किलोमीटर जो लंबाई है ये किसकी है गैस? तो ये है नेपाल हिमालय की। तो इसकी लंबाई भी आपको याद रखना है, लंबाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बसीन की संधि जो हुई थी वो कब हुई थी? तो आपको बताना है कि बसीन की संधि कब हुई। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1775 में, ऑप्शन बी 1802 में, ऑप्शन सी 1882 में या ऑप्शन डी 1817। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 1775 की। तो 1775 में कौन सी संधि हुई थी गाइस? आपको याद रखना है 1775 में हुई थी जो सूरत की संधि हुई थी। सूरत की संधि कब हुई थी गाइस? आपको याद रखना है। तो सूरत की जो संधि हुई थी वो 1775 में हुई थी। उसके बाद बात करते हैं 1782 में। 1782 में जो वो किसका संधि हुआ था? तो 1782 में जो है ये आपको याद रखना है, यहाँ जो हुआ था वो सालाबाई की संधि। तो बहुत फेमस है, ये पूछा ही जाता है, ये आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न था कि सालाबाई की संधि जो है वो कब हुई थी। तो आपको याद रखना है कि सालाबाई संधि जो हुई थी वो कब हुई थी गाइस? तो ये आपको याद रखना है 1782 में जो हुई थी ये सालाबाई की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद रखना है 1802 में। 1802 में जो वो किसका संधि हुआ था? बसीन का संधि। तो बसीन का संधि कब हुआ था? 1802 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बसीन का संधि 1802 में। उसका बात करते हैं 1817 में। 1817 में जो है वो किसकी संधि हुई थी? तो 1817 में जो है ग्वालियर की संधि जो हुई थी वो किस में हुई थी गाइस? आपको याद रखना है। तो ग्वालियर की जो संधि हुई थी गाइस ये कब हुई थी? तो ग्वालियर की संधि जो हुई थी वो 1817 में हुई थी। ग्वालियर की संधि कब हुई थी? तो 1817 में। ठीक है, तो यहाँ जो है संधि से रिलेटेड जो है इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि वैदिक काल में निशाका शब्द जो है वो किससे को संबोधित किया जाता था। तो वैदिक काल में जो है वो निशाका शब्द जो है वो किससे संबोधित किया जाता था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांसा का सिक्का, ऑप्शन बी चांदी के आभूषण, ऑप्शन सी स्वर्ण आभूषण, या ऑप्शन डी तांबे का सिक्का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैदिक काल में जो निशाका शब्द संबोधित किया जाता है वो स्वर्ण आभूषण को किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आपको बताना है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी सुपीरियर झील, या ऑप्शन डी कैस्पियन सागर झील। तो गाइस अगर कैस्पियन सागर की बात करें गाइस तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ये क्या है गाइस, आपको याद रखना है कैस्पियन सागर जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, सबसे बड़ी झील जो है वो कौन है, कैस्पियन सागर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी झील है। उस ये आपको याद रख लेना है, सबसे बड़ी झील ये पूछा ही जाता है। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी झील जो है दुनिया की वो कौन है। तो कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद बात करते हैं बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील जो है ये दुनिया की सबसे गहरी झील है। सबसे गहरी झील दुनिया की कौन है guys? आपको याद रखना है दुनिया की सबसे गहरी झील वो है, दुनिया की सबसे गहरी झील जो है ये कौन सी है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन है guys? याद रखिएगा। तो दुनिया की सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है सुपीरियर झील, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है, तो सुपीरियर झील। उसके बाद बात करते हैं विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा पर जो स्थित है वो कौन सा झील है। तो आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर जो स्थित है ये हमारा कौन सा झील है guys? तो भूमध्य रेखा पर जो स्थित है ये हमारा विक्टोरिया झील। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित कौन सा है, तो भूमध्य रेखा पर जो स्थित है वो हमारा विक्टोरिया झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। इस क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि समुद्र की गहराई मापने में जो है वो किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑल्टीमीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, या ऑप्शन डी फेदोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समुद्र की गहराई नापने के लिए जो उपयोग करते हैं वो फेदोमीटर करता है। स्क्रीन पे आप ये पिक्चर देख सकते हैं, यही जो है ये मीटर ये फेदोमीटर है। बैरोमीटर से जो है वो क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से जो है वायुदाब मापा जाता है। वायुदाब जो है वो किससे मापा जाता है आपको पता होना चाहिए। तो वायुदाब जो है वो किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। ऑल्टीमीटर से जो है वो क्या मापा जाता है, तो ऊंचाई, ऊंचाई जो है वो किससे मापा जाता है, ऑल्टीमीटर से जो है वो ऊंचाई मापा जाता है। और हाइग्रोमीटर से जो है वो ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है, तो वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है, वायु की आर्द्रता ये किससे मापी जाती है, तो वायु की आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑल्टीमीटर से ऊंचाई मापी जाती है, बैरोमीटर से जो है वो वायुदाब मापी जाती है, और फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इस क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि थालगढ़ दर्रा इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि थालगढ़ दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थालगढ़ दर्रा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात करते हैं थालगढ़ दर्रा की लंबाई की, तो थालगढ़ दर्रा की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जो थालगढ़ दर्रा की जो लंबाई होती है ये 580 मीटर। कितना इसकी लंबाई होती है गाइस थालगढ़ दर्रा की, तो ये 580 मीटर होती है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एक पॉइंट और रखना है थालगढ़ दर्रा से जो याद रखना है, वो कौन सा पॉइंट है, ये नासिक और एवं मुंबई के बीच का जो है संपर्क मार्ग है। ठीक है, तो ये कहाँ का संपर्क मार्ग है गाइस, आपको याद रखना है ये नासिक और मुंबई का संपर्क मार्ग है। तो नासिक और मुंबई का संपर्क मार्ग आपका कौन सा है, तो नासिक और मुंबई का जो संपर्क मार्ग है ये आपका थालगढ़ दर्रा है। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछता है कि नासिक और मुंबई का जो संपर्क मार्ग है ये आपका कौन सा दर्रा है, और आपको दे देगा ऑप्शन थालगढ़ दर्रा, भोरगढ़ दर्रा, ये सब दे देगा, और पालगढ़ दर्रा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि नासिक और मुंबई का जो संपर्क मार्ग है ये आपका थालगढ़ दर्रा, और इसकी लंबाई 580 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई है। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई है। तो आपके ऑप्शन है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 का मार्ने मिंटो रिफॉर्म, ऑप्शन सी 1919 का मार्टेंगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या ऑप्शन डी 1932 का भारत सरकार अधिनियम। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1909 का मार्टेंगो मानोमेंटो रिफॉर्म जो था ये आपका था। और ये आपको याद रखना है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति यानी कि मुस्लिम के लिए जो है वो अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई थी, ये 1909 के मानोमेंटो रिफॉर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की पदाविधि 5 वर्ष है। ठीक है, तो आपको बताना है कि राष्ट्रपति की पदाविधि 5 वर्ष तक है वो किस अनुच्छेद के तहत है। तो आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 53 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 56 के तहत, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 59 के तहत। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 56 के तहत जो है ये राष्ट्रपति की पदाविधि जो है ये 5 वर्ष तक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। अनुच्छेद 53 में जो है ये क्या कहा गया गाइस। तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति ये किसमें निहित होगी गाइस। तो ये राष्ट्रपति में निहित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, ये किसमें निहित होगी, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। तो पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है अनुच्छेद 53 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत है गाइस। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किसके अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 52 के तहत है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और ये अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसका जो है आपके जो है राष्ट्रपति की पदाविधि यानी कि 5 वर्ष तक होगी, ये किसमें है, ये अनुच्छेद 56 में। उसके बाद बात करते हैं गाइस अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में जो है ये क्या कहा गया है गाइस। तो अनुच्छेद 59 में जो कहा गया है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की पद के लिए जो शर्त होंगी, राष्ट्रपति के पद के लिए जो शर्त होगी, ठीक है, पद के लिए जो शर्तें हैं वो किसमें है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पद के लिए जो शर्तें अनुच्छेद 59 में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। तो आपको बताना है कि अलाई दरवाजा का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया। तो आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलवन, या ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ये किसका निर्माण करवाया था गाइस। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, वो कब करवाया था। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें गाइस तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का जो निर्माण करवाया था ये कब करवाया था। तो 1311 ईस्वी में जो है इन्होंने निर्माण करवाया था, किसका गाइस। तो 1311 ईस्वी में जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। उसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल। अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था वो कब था गाइस। तो 1296 से लेकर, ये खिलजी वंश का था गाइस, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1296 से लेकर 1316 तक जो था इसका कार्यकाल था। इसका जो शासन काल था कब से कब तक था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो शासन काल था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि देश बंधु को किसे कहा जाता था। तो बताइए कि देश बंधु जो है वो किसे कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन बी चित्तरंजन दास को, या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चित्तरंजन दास को जो है वो देश बंधु कहा जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है वो क्या कहा जाता था गाइस। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है वो गुरुदेव कहा जाता था। गुरुदेव किसको कहा जाता था गाइस, रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद जो है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को जो है वो क्या कहा जाता था बताइए। राष्ट्रपिता कहा जाता था। तो राष्ट्रपिता किसे कहा जाता था, महात्मा गांधी को। और राष्ट्रपिता जो है वो किसने कहा था, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो किसने संबोधित किया था राष्ट्रपिता क्या कर गए, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जो है इन्होंने ही संबोधित किया था किसको, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के। ठीक है, किसने कहा था गाइस, सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए।
किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इन्होंने ही राष्ट्रपिता कह के इनको ये किया था, संबोधित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है? तो इसे ध्यान रखिएगा, सीमांत गांधी के नाम से जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बहुत लोग इनके नाम के इसमें जो है गांधी लगा हुआ, तो बहुत लोग जो सोचते हैं कि सीमांत गांधी जो है ये किसको कहा जाता होगा? महात्मा गांधी को, जो कि ये टोटली रॉन्ग है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। इस क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताइए मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एग्रोलॉजी, ऑप्शन बी कैलोलॉजी, ऑप्शन सी एग्रेस्ट्रोलॉजी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैलोलॉजी जो है वो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को जो कहा जाता है वो कैरोलॉजी कहा जाता है। एग्रोलॉजी की बात करें गाइस तो कृषि अध्ययन, कृषि अध्ययन को क्या कहा जाता है गाइस? ये आपको पता होना चाहिए। तो कृषि अध्ययन की अगर बात करें गाइस तो कृषि अध्ययन को जो कहा जाता है वो एग्रोलॉजी कहा जाता है, ये कृषि अध्ययन को। ठीक है, और एग्रेस्ट्रोलॉजी जो है वो किसके अध्ययन को कहा जाता है? घास के अध्ययन को। घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है गाइस? ये आपको पता होना चाहिए। तो घास के अध्ययन को कहते हैं वो एग्रेस्ट्रोलॉजी जो कहते हैं वो घास के अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाती है तो ये किसका संकेत है? तो बताइए कि जब बैरोमीटर की रीडिंग अचानक कम हो जाएगी तो ये किसका संकेत है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आंधी का, ऑप्शन बी गर्म मौसम का, ऑप्शन सी शांत मौसम का या ऑप्शन डी शुष्क मौसम का। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जब बैरोमीटर की रीडिंग जब अचानक कम हो जाती है तो ये किसका संकेत होता है? ये आंधी का संकेत होता है guys, ये आपको पता होना चाहिए। और बैरोमीटर से जो है ये क्या मापा जाता है? तो वायुदाब, यानी कि जब वायुदाब की रीडिंग जो है कम होगी ये किसका संकेत होगा? तो वायुदाब की रीडिंग अगर कम होती है guys, तो ये आपके जो है ये आंधी का संकेत होगा। और ये ही जो यंत्र आपको दिख रहा है इसी से ही ये मापा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 48 हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुलिकट जो कि बोल रहा है कि तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है नौकुचिया जो कि उत्तराखंड में, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है लोनार जो कि केरल में, और ऑप्शन डी आपसे कह रहा है सांबर जो कि राजस्थान में। तो गाइस इसमें जो है इसमें सुमेलित नहीं है जो पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और कैसे होगा गाइस? क्योंकि ये केरल में नहीं है गाइस, तो लोनार जो है ये कहाँ है? तो ये आप बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको बताती हूँ कि लोनार जो है ये आपका कहाँ है गाइस? तो लोनार झील जो है ये आपका महाराष्ट्र में, ये आपको पता होना चाहिए कि लोनार झील जो है ये आपका कहाँ पे है गाइस? ये आपका महाराष्ट्र में। और इस झील का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है गाइस? तो उल्का पिंड के जो है टकराने से, पृथ्वी पे टकराने से जो है किस झील का निर्माण हुआ है? तो ये लोनार झील का हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है कि लोनार झील जो है ये क्या है गाइस? आपको ये भी याद रखना है ये खारे पानी की झील है। क्या है? तो गाइस आपको याद रखना है कि ये किसकी झील है? लोनार। तो लोनार जो है ये एक खारे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसकी झील है गाइस? तो खारे पानी की झील है। ठीक है, कौन? लोनार। और ये उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से किस झील का निर्माण हुआ है? तो लोनार का हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि उल्का पिंड के टकराने से किस झील का निर्माण हुआ है, और कुछ 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इसका बताने के लिए, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि वह अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से संबंधित है वो कौन सा है? ठीक है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा अध्ययन है जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी एंटेमोलॉजी, ऑप्शन सी जूलॉजी या ऑप्शन डी ज्योतिष। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये किसके बीच संबंधित है गाइस? पारिस्थितिकी के बीच संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो बताइए कि 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो किस काल से जुड़ा हुआ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामायण युग से, ऑप्शन बी शूद्र युग से, ऑप्शन सी ब्राह्मण युग से या ऑप्शन डी महाभारत युग से।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ब्राह्मण युग से। यानी कि 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो जुड़ा हुआ है वो ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। तो इस एसएससी एमटीएस टॉप 50 का जो रिवीजन था ये कंप्लीट हो चुका है गाइस। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस 50 में आपको कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। और ये भी है कि गाइस प्लीज सबको नोट करिएगा, मैंने जितनी चीजों को क्लियर आउट किया गाइस आप सबको नोट जरूर कर लीजिएगा। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, और इसका रिवीजन करिएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है ये सेशन कैसा लगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज गाइज एक लाइक जरूर करिएगा, प्लीज प्लीज गाइज। एंड सेकंड चीज ये है कि प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज, धन्यवाद।